नमस्कार दोस्तों, डीएस नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका अपने हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना है, ऐसे 100 क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है। इससे पहले 3 वीडियो जिनमें हमने 150 50-50 प्रश्न देखे थे, ऐसे करके हमने 150 प्रश्न देख लिए। उन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के और लिंक पर देख सकते हैं। आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम शुरू करते हैं। प्राचीन संसार की नए संसार को उपहार गेहूं है, उसे प्राचीन संसार की नए संसार को उपहार का कहा जाता है। और नए संसार की प्राचीन संसार को उपहार मक्का को कहा जाता है। मक्का, ज्वार और गन्ने में जो जड़ें हैं वो किस प्रकार की पाई जाती हैं? तो इनके अंदर अवस्तंभ मूल यानी स्टील रूट जो है इनके अंदर पाई जाती है। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ हैं, उनको हम स्तंभ मूल या प्रॉप रूट के कहते हैं। मैंग्रोव पौधों में श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर की जड़ें पाई जाती है। मैंग्रोव पौधे होते हैं जो दलदल के आसपास पाए जाते हैं, उनमें न्यूमेटोफोर जड़ें पाई जाती हैं। गेहूं, धान, मक्का, ज्वार एवं बाजरा में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ये सारे प्रश्न आपको बॉटनी से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गेहूं, धान, मक्का, ज्वार एवं बाजरा में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधों का निर्माण असंजनन कहलाता है। प्रश्न आता है असंजनन किसे कहते हैं? आइए इसमें पूछा गया प्रश्न है। तो अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के बिना ही जो नए पौधे बन जाते हैं उन्हें असंजनन कहलाता है। धान, गेहूं, आम और मक्का के पुष्प है वो उभयलिंगाश्री प्रकार के होते हैं। उभयलिंगा का मतलब इनमें मेल और फीमेल दोनों एक में पाए जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज या जिन्हें द्विनिषेचन कहते हैं, इसकी खोज नवाज़ ने की थी। गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। पूछा गया प्रश्न होता है कि विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो गोल्डन धान है उसके अंदर जो है विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी सहायता से उसमें लोच आता है और हम रोटी आसानी से बना पाते हैं। मैंग्रोव पौधों में श्वसन मूल पाई जाती है। धान्य फसलों के मुकाबले सबसे अधिक स्टार्च की मात्रा मक्का में पाई जाती है। सबसे ज्यादा स्टार्च की मात्रा किसमें पाई जाती है? धान्य फसलों में मक्का के अंदर पाई जाती है, जिसे वैश्विक तौर पर अनाजों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मक्का को। ग्वार, ग्वार गौन जिसे ग्वार के बीजों से निकाला जाता है का प्रयोग सेल गैस यानी सेल की संरचनाओं में फंसी प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण हेतु टेक्नोलॉजी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। सूरजमुखी के तेल में लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है। ये लाइनोलिक अम्ल है वो धमनियों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, इसलिए हार्ट के पेशेंट्स को सूरजमुखी का तेल बहुत ही फायदेमंद रहता है। अलसी में तिल की अपेक्षा अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अलसी के तेल में प्रोटीन पाया जाता है जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 जिसको कहते हैं अल्फा लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है, जो कि विटामिन के लिए और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा पाया जाता है, इसलिए लोग भुनी हुई अलसी का उपयोग करते हैं। भारत में कपास को सफेद सोना कहा जाता है। कहवा या कॉफी का पौधा भारत में 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम जो कहवा है इसके बागान चिकमंगलूर जिले में लगाए गए थे। 1826 में हेनरी विकहेम ने रबड़ के बीज को ब्राजील से लाकर भारत में उगाया था। यानी सबसे पहले 1826 में ब्राजील से रबड़ को भारत में लाया गया। सेब को शीतोष्ण फलों का राजा कहते हैं। सेब को क्या है? शीतोष्ण फलों का राजा कहते हैं। और गरीब का फल है वो सेब है, उनके बजाय क्या होता है? बेर होता है, वो सेब की भांति माना जाता है। अमरूद में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा के कारण इसे गरीबों का सेब कहा जाता है। किसको? अमरूद को। एवोकाडो को फ्रूट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। एवोकाडो फ्रूट है उसको फ्रूट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। टीक, इसे वनों का राजा कहा जाता है। टीक जो होती है इसको वनों का राजा कहते हैं। केसर यानी सैफरॉन को सैफरॉन क्रोकस के पुष्प की जो वर्तिका होती है और वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, जो फूल के स्त्री भाग होते हैं। इसमें सैफ्रोनॉल और पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। केसर इरिडिशी कुल का पौधा है। तो केसर है वो वर्तिका और वर्तिकाग्र के भाग से प्राप्त किया जाता है।
काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। काली मिर्च को काला सोना की उपमा दी गई है। अदरक का जो तीखा स्वाद है वो जिंजीवरीन जो इसके अंदर उपस्थित होता है उसके कारण इसका तीखापन होता है। हल्दी में करक्यूमिन होता है, इसके कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है और इसी के कारण हल्दी का रंग है वो पीला होता है। जायफल और जावित्री को जायफल के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। जायफल एक गुठली है और जावित्री एरिल होता है जो बीज के चारों तरफ से घिरे रहते हैं। जावित्री में मिरिस्टिशिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिरिस्टिशिन पाया जाता है जिसका उपयोग दवाई के रूप में किया जा रहा है। सौंफ के बीजों के तेल में फेनकॉन और लिमोनेन नामक घटक उपस्थित रहता है। फेनकॉन के कारण सौंफ मीठा लगता है। कच्चे फलों में प्रोपेक्टिन एवं पके फलों में पैक्टिन पाया जाता है। फलों में पैक्टिन की मात्रा जेल मीटर से ज्ञात की जाती है। कैल्शियम कार्बाइड द्वारा एसाटाइलिन गैस का उत्सर्जन होता है। और निकोलस एपर्ट यानी फ्रांस को जो निकोलस एपर्ट है जो फ्रांस के थे, इनको खाद्य प्रसंस्करण जो फूड प्रोसेसिंग होती है इसका जनक माना जाता है। मधुमक्खी की भाषा को खोज के लिए प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस को नोबेल पुरस्कार मिला। वो मधुमक्खी की भाषा को पहचान पढ़ लेते थे। दूसरे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। दूध एक कोलाइडल पदार्थ है जिसका सफेद रंग केसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले अन्य प्रोटीन एल्बुमिन और ग्लोबुमिन है। दूध में पाया जाने वाला मिठास है वो लैक्टोज के कारण होता है। पूछा जाता है दूध में मिठास किसके कारण होता है, तो लैक्टोज के कारण होता है। गाय के दूध का जो पीला रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है। देसी घी की जो महक है वो लैक्टोन्स, मिथाइल कीटोन्स, डाई एसिटाइल और डाई मिथाइल सल्फाइड के कारण देसी घी की महक ही अलग आती है। पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं? 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 सेकंड तक दूध को गर्म करने पर पुनः 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर उसके सारे जीवाणु वो नष्ट हो जाते हैं और दूध के गुणों का कोई नुकसान नहीं होता। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। दुग्ध उत्पादों में सबसे अधिक वसा घी यानी सबसे ज्यादा वसा जो है घी में पाई जाती है 99.5%, क्रीम एवं उसके बाद मक्खन में, और सबसे कम जो है फैट है वो दही में पाई जाती है। जैवभार बायोमास किसी जीवित प्राणी में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कुल शुष्क भार उसका जैव भार या बायोमास कहलाता है। पॉल्यूशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बायोडिग्रेडेशन जैविक पदार्थ का विघटन और वियोजन की क्रिया होती है, उसे जैव अवनयन या बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के संविष्ट हो जाने की प्रक्रिया जो जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न करती है उसे हम कहते हैं प्रदूषण। वैसे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, यानी जैसे प्रदूषण फैलाए वैसे रहते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो उसी स्वरूप में बने रहते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंतःक्रिया यानी जो प्राथमिक प्रदूषक है उनमें आपस में क्रिया होने के कारण निर्मित होते हैं उन्हें हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं, जैसे ओजोन और धूम। जैविक ऑक्सीजन मांग या जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जहां बीओडी उच्च है वहां ऑक्सीजन डिमांड कम होगी और जल की प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है। जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदा को सुधारने में होता है। प्रश्न पूछा जाता है क्षारीय मृदा को सुधारने में किसका उपयोग किया जाता है, तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। पायरेट्स को झूठा सोना कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है कंपटीशन में कि झूठा सोना किसे कहते हैं पायरेट्स को। प्याज के छिलके उतारने पर जो आंसू आते हैं वो सल्फोनिक अम्ल का जो निष्कासन होता है उसके कारण आते हैं। सेब का लाल रंग है वो एंथोसाइनिन के कारण आते हैं। गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस जो मीथेन है वो लगभग 50 से 60% इसके अंदर मीथेन गैस होती है। राजमा एक ऐसी दलहन फसल है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती, बाकी सभी दलहनी फसलें हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करती है। सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया, यानी पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीव थे जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई वो साइनोबैक्टीरिया थे। खरीफ की फसल क्या है? खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है और खरीफ
मौसम जून के महीने से अक्टूबर तक होता है। इसमें धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, बाजरा, उड़द और मूंग ये सारी खरीफ की फसल है। रबी की फसल जो शीतकालीन मौसम में उगाई जाती है, इनका मौसम नवंबर से अप्रैल तक होता है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, गन्ना ये सब इसके उदाहरण है। जायद की फसल, कुछ फसलें जो मार्च और जून के बीच उगाई जाती है उन्हें जायद की फसल कहते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी, और जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो दोनों को ही खाते हैं जंतु और पादप उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे यानी रुक्षांश और जल भी है। रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करते, परंतु डाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संतुलित भोजन के कौन से घटक है, उसका ये उत्तर है। लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण जो रोग होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है। ट्रिटिकेल क्या है? ट्रिटिकेल एक मानव निर्मित धान्य है जो गेहूं व राई के संकरण से बनाया गया है। इसके साथ ही मानव की छोटी आंत में पाए जाने वाले जीवाणु है, उसका नाम है इकोलाई, जो विटामिन के का निर्माण करता है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1944 में पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक खोजी, जिससे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की थी। न्यूरोस्पोरा नामक कवक को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। क्लोरेला एक कोशिकीय हरित शैवाल है। इसमें प्रोटीन, विटामिन ए और बी प्रचुर मात्रा में होता है। यह अंतरिक्ष उड़ानों में भोजन के रूप में उपयोग होता है। पूछा जाता है अंतरिक्ष उड़ानों में किसका उपयोग किया जाता है भोजन के रूप में? क्लोरेला का। इसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए और बी पाया जाता है। शैवालों के हरित लवक में प्राय जो है ग्रेना नहीं होते। और लाल सागर है, उसका पानी का रंग कैसा है? लाल है। उसके लाल होने का कारण क्या है? ट्राइकोडेस्मिथियम इरिथ्री नामक लाल शैवाल के कारण लाल सागर का पानी है वो लाल है। युग्लिना जंतु जगत और पादप जगत के बीच की संयोजी कड़ी है। ये जंतु जगत और पादप जगत, इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जीवों में रुधिर का रंग हीमोसाइनिन की उपस्थिति के कारण नीला होता है। पूछा जाता है इनका रंग नीला क्यों होता है, तो हीमोसाइनिन के कारण, जिसमें तांबा होता है। मछलियों के हृदय में केवल अशुद्ध रुधिर ही बहता है। श्वसन क्रिया गिल्स द्वारा होती है। मीसोजोइक युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है। एक पादप कोशिका से जो दूसरी पादप कोशिका आपस में जुड़ी होती है उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। कॉल्चिसिन नामक औषधि सूक्ष्म नलिकाओं के बहुलीकरण को रोककर कोशिका विभाजन को जो है रोकती है। कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होती है। कि कैंसर क्या है? कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। एटीपी जिसे एडिनोन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, सभी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसलिए इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या सेल्स की एनर्जी कहते हैं। फूलों और फलों का विशेष रंग है वो बर्नी लवक के कारण होता है। और जीवन की उत्पत्ति आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन के विषाणु समान कणों के रूप में अब से लगभग 3.7 अरब वर्ष पूर्व हुई मानते हैं। जीवन के उद्गम की रासायनिक परिकल्पना या भौतिकवाद या पदार्थवाद का प्रतिपादन सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक हुए ए.आई. ऑपेरिन और जे.बी.एस. हेल्डेन, इन्होंने दी थी। ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक ए.आई. ऑपेरिन है, जिसमें सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत को बताया गया है। प्रथम जटिल कार्बनिक यौगिक कोसर्वेट कहलाए। पूछा जाता है प्रथम जटिल कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? कोसर्वेट। आर्कियोजोइक महाकल्प को प्रोटिस्टा का युग कहा जाता है। सीनोजोइक महाकल्प के पैलियोसिन काल में स्तनधारी और पुष्पधारी पौधों का उदय हुआ। इकाइनोडर्मेटा संघ कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा संघ के बीच की कड़ी है। इनमें कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकेस प्रथम कपी मानव थे। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथिकेस प्रथम कपी मानव थे। ये पूर्ण रूप से होमोनिकन अर्थात खड़े होकर चलते थे। आधुनिक मानव की कपाल गुहा का आयतन 1450 से 1500 सीसी होता है, जबकि जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रथम कपी मानव थे जो खड़े होकर के चलते थे, उनकी गुहा का आयतन है वो 500 से 700 सीसी था। आधुनिक मानव लगभग 10,000 वर्ष पूर्व क्रो मैग्नन मानव से विकसित हुआ माना जाता है। नियंड्रल मानव की कपाल गुहा का आयतन 1450 सीसी था। ये सर्वाहारी थे।
संस्कृति की उत्पत्ति और यह हथियार बनाना भी जानते थे। नियंडर मानव ने गुफा को स्थायी निवास बनाया, यानी नियंडर मानव था वो पहली बार इस गुफा बनाकर उसमें रहने लगे। जावा कपी मानव ने आग का प्रयोग शिकार, रक्षा और भोजन पकाने में किया। आंखों की पलकों का झपकना एक अनैच्छिक क्रिया है, अपनी आंखें बार बार झपकती है, उसकी क्रिया अनैच्छिक है, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। औसतन 6 सेकंड में एक बार पलक झपकती है। कई अध्ययनों से यह पाया गया है कि मनुष्य को देखने में 65% अपनी दाईं आंख का प्रयोग करता है, 32% बाईं आंख का प्रयोग करता है और 3% दोनों आंखों का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क एक समान दो भाग बाएं और दाएं हेमिस्फीयर में विभाजित होता है। हेमिस्फीयर का बायां भाग शरीर की दाएं तरफ की पेशियों को और दायां भाग शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करने का कार्य करता है। उल्टा है, बायां दाएं को, दायां बाएं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो दोस्तों ये 15 मिनट में मैंने आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है, एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं सारे प्रश्न जो आपको बताए हैं। कहते हैं शिव खेड़ा जी की जो बुक और सफल बने, उसमें एक बहुत ही अच्छी प्रार्थना है। वो प्रार्थना ये है, इस प्रार्थना के करने से हम अपने आप को जो है एक संतुष्ट कर सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। प्रार्थना है, परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता, आपकी सौगात समझकर उसे स्वीकार करो। यानी वो परमात्मा से कहते हैं हम कि परमात्मा मुझे ऐसी हिम्मत दो कि जो मैं बदल नहीं सकता उसको मैं आपकी सौगात समझ करके और स्वीकार कर लूं। जो मैं बदल सकता हूं, मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं बदल दूं। और ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी हालात हैं जिनको मैं बदल सकता हूं, तो उनको मुझे बदलने की हिम्मत और हौसला दे। परंतु इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें मैं फर्क बता सकूं कि क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता हूं। परंतु हमें यह भी एहसास पता, उतनी सुबुद्धि होनी चाहिए कि ये चीज मैं बदल सकता हूं, ये बदलने के योग्य है, और ये नहीं बदल सकता, ये बदलने के योग्य नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जो है, ये हो गया, ये नहीं हुआ, हम ऐसा कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, इन सब से छुटकारा हम पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।